नेक्स्ट इज मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल ए ब्लॉक। किसी ब्लॉक को खींचने के लिए, पुल करने के लिए कम से कम कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है, इस बात को डिस्कस करते हैं। हालांकि बेटा है तो सवाल ही, लेकिन अगेन बेटा बहुत ही स्टैंडर्ड सा ही सवाल है, कोई बहुत ऐसी हाई फाई बातें नहीं है। आपके पास बेटा सिचुएशन ऐसी है, एक हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस, यहां का बेटा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, यहां पर आपके पास एक m मास का ब्लॉक है और इस m मास के ब्लॉक को हमने इस तरह से पुल किया है, बेटा खींचा है विद सम फोर्स F, और इसका हॉरिजॉन्टल से जो एंगल आएगा, लेट्स बेटा दैट एंगल इज थीटा। एक बार के लिए मान लीजिए कि थीटा गिवन है, मान लीजिए, तो बेटा मेरा सवाल है फाइंड मिनिमम फोर्स required to move this block। इस ब्लॉक को बड़ा मूव कराने के लिए कम से कम बड़ा फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो चलिए सोचते हैं, इस m मास के ब्लॉक पर बड़ा कौन से फोर्सेस, सबसे पहले बड़ा सामने की तरफ F cos थीटा, नीचे की तरफ मेरे बच्चे mg, ऊपर की तरफ बड़ा एक नॉर्मल। इस F कोस्टा के कारण बड़ा इस ब्लॉक की टेंडेंसी होगी आगे जाने की, तो नीचे वाला जो सरफेस होगी वो नहीं चाहेगी कि इसका कोई रिलेटिव मोशन हो, तो वो इस पर बड़ा फ्रिक्शन लगा देगी पीछे की तरफ। लेट्स से बड़ा दैट फ्रिक्शन इज स्टैटिक फ्रिक्शन, लेट्स से बड़ा दैट इज Fs। वर्टिकल डायरेक्शन में बड़ा ब्लॉक का कोई मूवमेंट नहीं है, तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, बड़ा ऊपर भी एक F का कंपोनेंट आएगा, एंड एज यू नो दैट कंपोनेंट इज F sin थीटा। इन वर्टिकल डायरेक्शन द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज वेरी क्लियर, बट दैट इज F sin थीटा प्लस नॉर्मल शुड बी इक्वल टू mg। सो द वैल्यू ऑफ नॉर्मल इज ऑब्वियसली mg माइनस F sin थीटा। बड़ा मुझसे पूछा है कि यार F की वैल्यू कम से कम कितनी रखूं कि ब्लॉक जस्ट मूव कर जाए। ब्लॉक को मूव करने से आखिर रोक कौन रहा है? तो आप कह सकते हो कि सर ब्लॉक को मूव करने से रोकने के लिए तो हमारे पास फ्रिक्शन है, और जो फ्रिक्शन है वो ऑफ कोर्स बड़ा उसको अपोज करेगी, बड़ा फ्रिक्शन तो ऑफ कोर्स अपोज करेगी। अब जैसे जैसे आप F को बढ़ाओगे, सामने की तरफ लगने वाला F कोस्टा वैसे वैसे बढ़ेगा। जैसे जैसे F कोस्टा बढ़ेगा, उसको अपोज करने के लिए पीछे की तरफ फ्रिक्शन भी लगातार बढ़ेगा और ब्लॉक को मूव करने नहीं देगा। फिर आपने फोर्स बढ़ाया तो F cos थीटा बढ़ा, F cos थीटा बढ़ा तो उसको अपोज करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। लेकिन आप जानते हैं इस बात को कि स्टैटिक फ्रिक्शन एक औकात, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन एक लिमिट तक ही उस F कोस्टा की बराबरी कर पाएगा। इस फ्रिक्शन की तो एक औकात है, उस औकात से पार नहीं जा सकता। और हम जानते हैं कि जस्ट स्लिप करने वाले केस में हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो बढ़ते 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 अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा। इस स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को हम शायद बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा करते थे, और इसका फॉर्मूला हुआ करता था म्यू इंटू एन। तो जिस टाइम पर बेटा आपका ब्लॉक जस्ट मूव करने वाला होगा, उस टाइम पर F की वैल्यू बढ़ते 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 और F कोस्टा की वैल्यू बढ़ते 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 और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ते 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 म्यू एन के बराबर हो जाएगी, और आपका जो F cos थीटा है इट विल बी जस्ट इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड इन दैट केस यू कुड इजीली से कि सर F cos थीटा इज equals to static friction की maximum value, that is also known as a limiting friction, and whose value is mu into normal, and that is mu into normal. Normal is of course mg minus f sin theta। बड़ा इस f को इधर लेके आओ, बड़ा मेरे पास आ गया f cos थीटा प्लस mu f sin थीटा शुड बी इक्वल टू mu mg, और हमारे पास बड़ा f की वैल्यू आ गई, बड़ा वैल्यू आ गई है म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। बड़ा हमारे पास ये F की वैल्यू आ गई है। हालांकि हम मनी मन इस बात को जानते हैं कि F की इस वैल्यू से पार नहीं पड़ेगी। F की वैल्यू अगर इतनी होगी तो F कोस्टा की वैल्यू जस्ट स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू के जस्ट बराबर होगी। F की वैल्यू इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए इससे हल्की सी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन जब भी मिनिमम फोर्स पूछेंगे तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि मिनिमम फोर्स की वैल्यू ये है।
लेकिन अदरवाइज हम मनी इस बात को जानते हैं कि फोर्स बड़ा हल्का सा इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे चिन्ना सा ज्यादा होना चाहिए। चिन्ना सा मतलब बेटा दिस प्लस 0.0000001 ऐसे कुछ होना चाहिए। फेयर इनफ। अब एक बात, जैसे ही मैंने ये फोर्स निकाल लिया कि दैट इज म्यू एम जी अपॉन, बेटा नीचे क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। बड़ा बढ़िया है, अच्छा आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये आंसर एक बार आ गया तो मैं ये सोच रहा हूं कि बेटा हमारा ये जो फोर्स है ये एक्चुअली थीटा पर डिपेंड कर रहा है। मतलब अलग अलग थीटा के लिए एफ की वैल्यू अलग अलग है, ठीक है ना। किसी थीटा के लिए इस फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी, किसी थीटा के लिए बेटा इस फोर्स की वैल्यू कम होगी। इसका मतलब दिस फोर्स which is required to just move this block depends on the angle at which we are pulling this block। जैसे अगर मैं थीटा 0 रख दूं तो इसका मतलब आपने सारा फोर्स सामने लगाया, थीटा 0 रखते बेटा ये वाली टर्म तो गायब हो गई, और cos 0 बेटा कितना होता है 1, आपके पास वैल्यू आ गई है म्यू एम जी। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, एम मास के ब्लॉक को सामने की तरफ मूव कराने के लिए सामने की तरफ अगर फोर्स लगाना हो तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, म्यू एम जी लगाना पड़ेगा। सही बात है बेटा। अब कोई और एंगल लूंगा तो बेटा ऑफ कोर्स अलग फोर्स चाहिए होगा, अलग अलग एंगल बेटा फोर्स की वैल्यू अलग अलग चाहिए होगी। सो दिस फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ थीटा। फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा दिस फोर्स रिक्वायर्ड विल बी द लीस्ट। फॉर सम वैल्यू, फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा दिस फोर्स रिक्वायर्ड विल बी लीस्ट। बेटा किसी न किसी थीटा के लिए बेटा ये जो फोर्स रिक्वायर्ड है लीस्ट होगा, और मुझे अगर बेटा इस फोर्स की वैल्यू लीस्ट करनी है तो मुझे इसका मतलब ये नीचे जो फंक्शन है ना बेटा इसको मैक्सिमाइज करना है। बेटा मान लो कि इस फंक्शन को मैंने जी थीटा लिख दिया, कैसे लिख दूँ बेटा, और ये फंक्शन है मेरे पास कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। किसी भी फंक्शन की अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है बेटा जस्ट डिफरेंशिएट इट। बेटा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस म्यू टाइम्स साइन थीटा का डिफरेंशिएशन इज कॉस थीटा एंड लेट्स से बेटा दैट इज इक्वल्स टू 0। जब भी किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना होता है बेटा डिनोमिनेटर मैक्सिमाइज होगा तो आपका फोर्स कम से कम होगा। इसको मैक्सिमाइज करने के लिए बेटा इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दो, और जैसे डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 किया तो मेरे पास आ गया साइन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू कॉस थीटा या फिर टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू। इसका मतलब थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स म्यू पर अगर पुल करोगे तो बेटा आपको जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा वो लीस्ट होगा। बेटा वो फोर्स रिक्वायर्ड लीस्ट होगा, और वो फोर्स रिक्वायर्ड कितना होगा वो भी आप निकाल सकते हो। बेटा कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। बेटा देखना टेन थीटा की वैल्यू म्यू है, टेन थीटा इज म्यू, तो बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस मैंने ऐसे कर दिया, परपेंडिकुलर म्यू कर दिया, बेटा बेस 1 कर दिया, तो दिस हैज बिकम अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू का स्क्वायर। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे से वैल्यू आएगी कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। बेटा इस थीटा पर कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेटा दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस म्यू टाइम्स साइन थीटा, म्यू टाइम्स साइन थीटा, साइन थीटा is perpendicular upon hypotenuse, but that is mu times under root of 1 plus mu का स्क्वायर, that is equals to under root of 1 plus mu का स्क्वायर। इसका मतलब बेटा इस फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू पर, और उसकी वैल्यू की उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी बेटा वो हमारे पास होगी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू बेटा सबसे ज्यादा होगी, ये वाली वैल्यू अगर सबसे ज्यादा होगी तो बेटा फोर्स की वैल्यू सबसे कम होगी, और वो जो बेटा मिनिमम फोर्स है उसको आप बड़े आराम से कह सकते हो कि वो मिनिमम फोर्स बेटा मेरे पास आ गया, दैट इज म्यू एम जी अपॉन बेटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है, बेटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास आई है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू का स्क्वायर। सो अगर आपको बेटा सबसे कम फोर्स से अगर बेटा ब्लॉक को पुल करना है, सबसे कम फोर्स बेटा ब्लॉक को अगर खींचना है, तो पहली बात तो बेटा कितने एंगल से बेटा वो खींचना है, तो आप कहना सर हॉरिजॉन्टल से टेन इनवर्स म्यू पर खींचना है, और उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा, दैट विल बी म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू का स्क्वायर। हालांकि मनी हम जानते हैं कि इतने फोर्स से पार नहीं पड़ेगी, इससे चिन्ना सा ज्यादा, लेकिन मिनिमम पूछते हैं तो बेटा हम उस वैल्यू को लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है।
आई होप यू गेट द पॉइंट। बड़ा बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, आसान सी बात थी बेटा, कोई बहुत इतनी बड़ी बात बेटा है नहीं। एक बात और बेटा, ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बेटा अगर आपको लगता हो कि सर ने यार बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स लगा दी है, तो बेटा मैं इसको तुम्हें एक तरीके से याद भी करा सकता हूँ, बल्कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग उसको याद रखें। मैं आपको रिकमेंड करूँगा उसे याद रखें कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, लेट्स से बेटा a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ऐसे कोई फंक्शन है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी बेटा वो हमेशा होगी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जैसे बेटा ये 1 टाइम्स cos थीटा प्लस म्यू टाइम्स sin थीटा है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस म्यू का स्क्वायर। आप डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसा। तो बेटा ये हमारा अच्छा सा बेटा सवाल था, हालांकि बेटा था तो सवाल बट स्टिल एक अच्छा रिजल्ट है। एंड आई वांट टू स्टेट द रिजल्ट वंस अगेन। अगर आपके पास ये एम मास का ब्लॉक है और इस एम मास के ब्लॉक को आपने इस तरह से बेटा किसी सरफेस पर रखा हुआ जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ब्लॉक के साथ म्यू है, तो अगर आप इसको कम से कम फोर्स से अगर पुल करना चाहते हो तो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर पुल करोगे मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर tan इनवर्स म्यू पर पुल करूंगा, और उस मिनिमम फोर्स की जो रिक्वायरमेंट होगी बेटा दैट विल बी म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू का स्क्वायर। ये ले बेटा, ये ले बेटा, ये अपना आंसर है। अच्छा आंसर है, अच्छा रिजल्ट है बेटा, है ना। थ्योरी का पार्ट मान सकते बेटा, मुझे कोई इसमें इशू नहीं है। मैंने बेटा जरूर इसको तुम्हें एज ए सवाल करवाया है। बेटा 2 सवाल पूछता हूँ। एक तो बेटा जस्ट जो मैंने आपको सिखाया है, जो बताया है, उसी के बेसिस पे है। बेटा एक और है एग्जाम्पल बेटा ऊपर लिखा हुआ है। ये मेरे पास एक सरफेस है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.75 है। यहाँ बेटा तेरे पास एक ब्लॉक है जिसका मास बेटा 10 kg है। मैं किसी फोर्स से बेटा इसको पुल करना चाहता हूँ। ये एंगल मैं अपनी मर्जी से कितना भी ले सकता हूँ। बेटा सवाल है टू पुल दिस ब्लॉक विथ minimum force, what should be angle theta, और दूसरा बेटा what should be minimum force। कम से कम कितना फोर्स होना चाहिए और बेटा कितने एंगल पर मुझे इसको खींचना है। बेटा मेरा पूरा सवाल करने का मन तो है नहीं बेटा, मैं तो सीधा बेटा ये कह रहा हूँ कि मैंने आपको करा रखा है कि tan थीटा शुड बी इक्वल टू म्यू, दैट इज 0.75 बेटा, दैट इज ऑफ कोर्स 3/4। सो आई थिंक थीटा कम्स आउट टू बी 37 डिग्री। बेटा tan इज 3/4, थीटा इज 37 डिग्री। 37 डिग्री पर अगर खींचोगे तो बेटा सबसे कम फोर्स बेटा आप खींच पाओगे। चाहो तो बेटा न्यूटन जो उसमें लगा सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ क्या ज़रूरत है, आपने सीधा ही मुझे याद करा रखा है कि इस मिनिमम फोर्स की जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी कितनी बेटा, म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू का स्क्वायर, दैट इज 3/4। एम है बेटा 10, जी है 10 अपॉन बेटा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बेटा कितना 9/16, क्या 9/16 बड़ा 4 से ये कैंसिल, बड़ा ये भी कैंसिल। आई थिंक बड़ा 5 × 5 × 3 बड़ा कितना आ गया 75। नीचे बड़ा मेरे पास आ गया 16 + 9 इज बड़ा कितना 25 का रूट कम्स आउट टू बी 5, बड़ा ऊपर आ गया 4। आई थिंक द मिनिमम फोर्स इज 60 न्यूटन। बड़ा इस तरह से 60 न्यूटन पर अगर आप सॉरी बेटा 37 डिग्री पर अगर पुल करोगे तो 60 न्यूटन के फोर्स से बड़े आराम से आप इस ब्लॉक को पुल कर सकते हैं। फेयर इनफ, आगे चलिए बेटा एक सवाल और। ये तो बेटा ठीक है, जो पढ़ा जो फॉर्मूला था उसी के बेस पे सवाल था। मैं आपसे बेटा एक सवाल और पूछना चाह रहा हूं, जो सवाल बेटा थोड़ा अगेन कैलकुलेटिव है, पूरा करना पड़ेगा आपको, ठीक है।
उसमें कोई चारा नहीं आपके पास, यू हैव टू कंप्लीट इट एंटायर। बट आपके पास ये एक हॉरिजॉन्टल, ये बड़ा एक इंक्लाइन प्लेन, इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है और बड़ा ये फिक्स है, ये फिक्स है। ये बड़ा एक रफ सरफेस है जिस पर एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक के और रफ सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और हमारे पास बड़ा ऐसे मैंने जैसे बताया एक ब्लॉक पड़ा है एम मास का, ये बड़ा इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल मैंने एक लाइन खींच रखी है यू, और मैंने क्या किया कि इस एम मास के ब्लॉक को ऐसे पुल किया किसी फोर्स एफ से किसी एंगल थीटा पर। बड़ा इस थीटा को हम बड़े आराम से वेरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा सवाल लिखिए, फाइंड द एंगल थीटा एट विच force required to pull the block up the incline is least। इस ब्लॉक को ऊपर खींचने के लिए कम से कम कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है, बेटा वो फोर्स कितने एंगल पे होगा, किस थीटा के लिए को एंगल थीटा निकालना है। ऑल्सो फाइंड मिनिमम फोर्स, बेटा कम से कम कितना फोर्स होगा वो भी निकालना है। चलिए बेटा कर लेंगे। इस एम मास के ब्लॉक पर बेटा कौन से फोर्सेस, आपको बेटा हल्का फुल्का आइडिया तो है ही। सबसे पहले बेटा एम जी, उसके दो कंपोनेंट आएंगे, बेटा देखना। सबसे पहले बेटा एम जी, वी नो इट वेरी वेल कि एम जी इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। मैंने इसे बेटा एक एंगल बना दिया ऐसे इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, ये एंगल अल्फा, बड़ा ये एंगल 90, तो एंगल 90 माइनस अल्फा, बड़ा ये एंगल अल्फा। अगर ये एंगल अल्फा, एम जी के बेटा दो कंपोनेंट आएंगे। कौन से कंपोनेंट आएंगे? एक एम जी का कंपोनेंट आएगा ऐसे, दैट इज एम जी कॉस अल्फा। एक एम जी का कंपोनेंट आएगा ऐसे, बेटा दैट विल बी एम जी साइन अल्फा। अभी तक ठीक है बेटा? इंक्लाइन प्लेन बेटा कोई ना कोई नॉर्मल फोर्स लगाएगा, लेट्स से बेटा दैट नॉर्मल फोर्स इज एन। इस एफ के बेटा दो कंपोनेंट आएंगे। इस एफ का कंपोनेंट जो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन है वो आएगा एफ कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन है बेटा वो आएगा एफ का साइन थीटा। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ब्लॉक को मूव कराना अप द इंक्लाइन, अप द इंक्लाइन। ब्लॉक को अगर तुम अप द इंक्लाइन अगर मूव कराना चाहोगे तो ऐसे केस में जो इंक्लाइन प्लेन है बेटा वो इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन लगा देगा डाउन द इंक्लाइन। फ्रिक्शन भी कौन सा? स्टैटिक। अगर आपने धीरे 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 इस F को बढ़ाएगा तो F cos थीटा बढ़ेगा, F cos थीटा बढ़ेगा तो पीछे की तरफ लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा। जस्ट मूव करने वाले केस में आपके स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है बेटा वो बढ़ते 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 मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगी। एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ जस्ट स्लिपिंग। अगर आपने फोर्स को हल्का सा भी और बढ़ाया तो ब्लॉक बेटा ऊपर की तरफ निकल लेगा, चल जाएगा बेटा वो तो चल निकलेगा। अच्छी बात है बेटा। इस तरफ क्या इक्वेशन है? परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन क्या इक्वेशन है? परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन हमें पता है बेटा क्या इक्वेशन है? एन प्लस एफ साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा। सो द वैल्यू ऑफ नॉर्मल कम्स आउट टू बी एम जी कॉस अल्फा minus f sin theta. This is my equation number 1. ठीक है ना? What is the equation?
along inclined plane. Along inclined plane, this is just equal to this. तो आप बोलोगे सर f cos थीटा शुड बी इक्वल टू, बेटा नीचे कितना है, नीचे है mg sin अल्फा प्लस स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, एंड दैट इज mg sin अल्फा प्लस स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है म्यू इनटू नॉर्मल. बड़ा व्हाट्स द नॉर्मल, नॉर्मल इज आई थिंक mg cos अल्फा माइनस f का sin थीटा. सर मुझे तो f निकालना है. हाँ बेटा f निकालना, और क्या है, आ जाएगा बेटा हमसे. बेटा उस f वाले टर्म को इधर ले आओ. बेटा मेरे पास आ गया f cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू mg sin अल्फा प्लस म्यू mg cos अल्फा. और हमारे पास बेटा f की वैल्यू बड़े आराम से आ गई है mg sin अल्फा प्लस म्यू mg cos अल्फा अपॉन बेटा cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा. ये आपका बेटा फोर्स है. अच्छी बात है बेटा. इसका न्यूमरेटर अगर चेक करोगे तो फिक्स है, m कांस्टेंट, g कांस्टेंट, अल्फा कांस्टेंट, बेटा सब फिक्स है. डिनोमिनेटर बेटा हम वेरी कर सकते हैं हमारे हिसाब से, क्योंकि बेटा थीटा तो हमारी मर्जी है, हम कितना भी लें सवाल के हिसाब से अगर देखें तो किसी न किसी थीटा के लिए ऑफ कोर्स बेटा इस फोर्स की वैल्यू सबसे लीस्ट होगी. किस थीटा के लिए बेटा फोर्स की वैल्यू लीस्ट होगी, तो आप बोलोगे सर जिस थीटा के लिए फोर्स की वैल्यू लीस्ट होगी, पक्की बात है कि उस पर आपका डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा. डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तो फोर्स कम से कम होगा. तो फोर्स को कम से कम करने के लिए आपके डिनोमिनेटर को ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए. बड़ा कैलकुलेशन तो रिपीट ही हो गई, आपको तो याद ही है. चल बेटा नहीं याद, मैं रिपीट कर देता हूँ. मुझे है ना इस नीचे वाले फंक्शन को बेटा, मैं जैसे कोई फंक्शन ऑफ थीटा लिख लूँ बेटा. चलो बेटा फंक्शन हम पहले जी लिखा था, जी लिख लेते हैं. ये बेटा कोई फंक्शन है कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा. मुझे इसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, तो डिफरेंशिएट कर दो इसको. बेटा डिफरेंशिएट किया साइन थीटा, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, इसका डिफरेंशिएशन म्यू कॉस थीटा, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0. और हमारे पास आ गया है बेटा टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू. थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू पर बाड़ा वापस वही रिजल्ट आ गया, वही आंसर आ गया, कोई बात नहीं. थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू पर अगर पुल करोगे तो बड़ा आपका फोर्स रिक्वायर्ड सबसे लीस्ट होगा. पहले वाला का आंसर आ गया. थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है ना, बड़ी बात है. इस टेन को अगर मैं यहां रखूंगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, और बड़ा इसकी मैक्सिमम वैल्यू वापस से निकाल नहीं रहा, बड़ा वापस वही आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू का स्क्वायर. और तुझे जो बड़ा फोर्स की वैल्यू सबसे कम चाहिए बड़ा वो आ जाएगी mg साइन अल्फा प्लस म्यू mg कॉस अल्फा अपॉन बेटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू. बेटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, हम कैलकुलेट करने के बाद भी लिख सकते हैं. बेटा दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू का स्क्वायर. तो इस एम मास के ब्लॉक को बेटा ऐसे अप द इंक्लाइन पुल करने के लिए बेटा तो जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी बेटा दैट विल बी दिस, एंड इट विल अकर एट एन एंगल दैट इज थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ म्यू, टेन इनवर्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. बड़ा ये हमारा आंसर. चलिए बेटा समझ गए बेटा इस बात को. थोड़ा ये हमारे पास पुल करने के लिए बेटा फोर्स की रिक्वायरमेंट क्या होगी, उस पर बड़ा आसान सा सवाल है बेटा, कोई बहुत बड़ा ऐसा काम इसमें है भी नहीं है ना. नेक्स्ट इज, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं. एक काम और देखते हैं बेटा. हमारे पास इस तरह का अरेंजमेंट है कि ये बेटा वाई एक्सिस वर्टिकल में, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल में, और ऐसे बेटा एक तार पड़ा है.
ऐसे बड़ा एक तार पड़ा है पैराबोला की फॉर्म में, उसकी इक्वेशन मुझे दे रखी है बड़ा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। बड़ा वायर जो है वो ऐसे पड़ा है। इस वायर के अंदर बड़ा हम लोगों ने ना एक बीड फंसा रखी है, रिंग मान लो, बड़ा मोती मान लो, ऐसे मान लो। इस बीड के और वायर के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बड़ा वो म्यू है। अब इस बीड को बड़ा आपने वायर में कहीं रख दिया, यहाँ रख दिया, या फिर यहाँ रख दिया, या फिर यहाँ रख दिया। बहुत ऊपर रख दोगे तो बड़ा स्लिप कर जाएगी। मैक्सिमम कितनी हाइट पर रखूं कि बड़ा ये स्लिप ना करे, ये बड़ा हमारा सवाल है। तो बड़ा सवाल लिखिए, फाइंड मैक्सिमम height of bead from x-axis so that bead doesn't slip। बड़ा बीड जो है वो स्लिप ना करे। चलिए बेटा मान लीजिए कि बीड यहां गई है, मान लीजिए, और उस टाइम पर बेटा मान लीजिए कि ये टेंजेंट है, और मान लो बेटा कि मेरे पास ये वाला जो एंगल है ये अल्फा है। इस एम मास की बीड बेटा कौन से फोर्स है? आप बोलोगे सर सबसे पहले तो है नीचे की तरफ एम जी, जिसके दो कंपोनेंट आएंगे। बेटा मैं डायरेक्ट ही बोल दूं, इस तरफ आएगा आपका एम जी साइन अल्फा, इस तरफ आएगा आपका एम जी कॉस अल्फा, इस तरफ आएगा आपका नॉर्मल। इस एम जी साइन अल्फा के कारण बेटा बीड स्लिप करना चाहेगा नीचे, तो फ्रिक्शन लग जाएगा ऐसे ऊपर। फ्रिक्शन कौन सा होगा? स्टैटिक। हम जानते हैं कि बेटा अगर स्लिप नहीं कर रहा तो स्टैटिक फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू एम जी साइन अल्फा। फेयर इनफ। अगर मैं इसको थोड़ा और ऊपर रखूं तो आप इस बात को समझ गए होंगे। अगर हम और ऊपर रखेंगे तो स्लोप और ज्यादा होगा, स्लोप और ज्यादा होगा। लेट्स से बेटा दिस एंगल इज बीटा। अगर ये एंगल बीटा, वही कहानी बेटा, एम जी आएंगे, उसके दो कंपोनेंट आएंगे। इस तरफ कंपोनेंट आएगा एम जी साइन बीटा, इस तरफ आएगा एम जी कॉस बीटा, इस तरफ आएगा नॉर्मल। ब्लॉक स्लिप करना चाहेगा नीचे, तो उसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन लगेगा ऐसे। अगर ये ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा है तो दिस शुड बी इक्वल टू दिस। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़कर हो गई है एम जी साइन बीटा। मानते हो इस बात को? तो आप बड़ा इतना समझ गए कि मैं बीड को जितना ऊपर रखता हूं स्लोप उतना ही ज्यादा आता है, स्लोप जितना ज्यादा फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा आता है। फ्रिक्शन ज्यादा होते 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 कितना हो सकता है? तुम बोलोगे सर मैक्सिमम तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो सकता है? म्यू इंटू नॉर्मल। बेटा कितना? म्यू इंटू नॉर्मल। तो कभी ना कभी ऐसा होगा बेटा, कभी ना कभी ऐसा होगा, मुझे लगता है नया डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलिए बेटा, कभी ना कभी ऐसा होगा कि आप मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाओगे और उस टाइम पर बेटा आपके mg का ये वाला कंपोनेंट मैक्सिमम होगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। और फ्रिक्शन की जो वैल्यू बेटा मैक्सिमम होगी बेटा, बस उससे ऊपर बेटा बीड को मत रख देना, वरना बेटा ऊपर वाले पॉइंट पर mg साइन बड़ा हो जाएगा और आपका बेटा जी वो फ्रिक्शनल फोर्स तो और ज्यादा हो नहीं सकता बेटा, आपका ब्लॉक गिर जाएगा, आपका बीड गिर जाएगा। तो कभी ना कभी बेटा चलते 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 बेटा मैं डायग्राम बना दूं ऐसे हल्का सा। जो बीड है बड़ा मान लीजिए यहां कहीं है, यहां अगर मैं टेंजेंट खींचूं तो ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, तो mg के दो कंपोनेंट आएंगे और mg का ये वाला कंपोनेंट आएगा mg साइन थीटा। बेटा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में mg का कंपोनेंट आएगा mg कॉस थीटा
ये बड़ा आएगा आपके पास नॉर्मल, और इन सबको बैलेंस करने के लिए बड़ा जैसे बीड नीचे गिरना चाहेगा तो बड़ा फ्रिक्शन लग जाएगा ऊपर। और बड़ा मैं कह रहा हूं कि तू मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया है, तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया तो थीटा मैक्सिमम, तो एम जी साइन टा मैक्सिमम, तो फ्रिक्शन भी मैक्सिमम। इस टाइम ऑफ फ्रिक्शन तेरे पास मैक्सिमम है, बट बताओ क्या लिखोगे? आप बोलोगे सर इस टाइम पर स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है और उसकी वैल्यू डायग्राम के हिसाब से एम जी साइन थीटा होनी चाहिए। और इसी स्टैटिक फ्रिक्शन को हम एक स्टाइल से और जानते हैं, दैट इज म्यू इनटू नॉर्मल, दैट इज म्यू इनटू नॉर्मल, बड़ा दैट इज इक्वल्स टू म्यू इनटू नॉर्मल। नॉर्मल की वैल्यू शायद मेरे बच्चे बोलना चाह रहे हैं कि एम जी कॉस थीटा, एम जी से एम जी कैंसिल, और मेरे पास आ गया है tan थीटा इक्वल्स टू म्यू। अरे यार इतनी मेहनत की और वही आंसर आ गया, दिस थीटा इज योर एंगल ऑफ रिपोज। मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लाइंड कितना हो सकता है? tan इनवर्स म्यू। उससे ऊपर रखोगे तो एंगल ज्यादा हो जाएगा, और एंगल ज्यादा होते बड़ा आपका पार्टिकल तो नीचे स्लिप कर जाएगा। बड़ा बहुत मेहनत की, लेकिन आंसर आपका वही आया। सर इससे मैं हाइट कैसे निकालूं? बेटा tan थीटा इस तरह के कर्व्स में क्या रिप्रेजेंट करता है आप भली बात ही जानते हैं। tan थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू dy बाई dx, एंड dy बाई dx बेटा बोलना what will be the dy by dx? बेटा dy by dx is of course 2x। x की वैल्यू आ गई है बेटा कितनी? म्यू बाई 2। बेटा x की वैल्यू आ गई है बेटा कितनी? हाँ बेटा dy बाई dx आ गया 2x, x की वैल्यू आ गई बेटा म्यू बाई 2। मुझे तो बेटा आपने y कोऑर्डिनेट पूछ रखा है, हाइट पूछ रखी है, तो हाइट तो आप जानते हैं बेटा कितनी होगी? हाइट तो होगी x का स्क्वायर। बेटा x का स्क्वायर इज म्यू बाई 2 का स्क्वायर, दैट इज म्यू स्क्वायर बाई 4। ले बेटा जो मैक्सिमम हाइट है बेटा आपकी म्यू स्क्वायर बाई 4। अगर आपने डायरेक्ट यूज किया होता कि tan थीटा इज म्यू बेटा तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, तब बड़ा मुझे इतनी सारी बड़ा पंचायत करने की जरूरत नहीं थी, सीक्वेंस वाइज बड़ा ये ऐसे ही बताने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको बड़ा डायरेक्ट ही फील आ गई आप डायरेक्ट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। आई होप मेरे बच्चों बात समझ गए होंगे, है ना? चलिए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बेटा, छोटा सा तो क्या बेटा है ना, बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है यार, है ना? देखते हैं इसको। दैट इज 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स बेटा, दैट इज 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स। हेडिंग लिखिए बेटा, नेक्स्ट इज बेटा 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स। एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम है बड़ा, स्पेसिफिकली बड़ा इसके सवाल करने की एक स्टाइल होती है जो आपको एक्सपीरियंस से भी आएगी, जो बड़ा आप है ना खूब सारे सवाल खुद ट्राई करोगे तब जाकर बेटा आपको उसकी पूरी एक्सपर्टाइज आएगी। मैं जब करूंगा तो हो सकता है कि बेटा देखने में आपको बहुत आसान लगे, लेकिन जब खुद करने बैठोगे तो थोड़ी बहुत गलतियां तुम लोगों से होंगी, ठीक है? इट्स नेचुरल है ना, इसमें इतना कोई लोड देने वाली बात है नहीं, वो बड़ा गलतियां होंगी, बट ठीक है, गलतियां तो पार्ट है ना, कोई इतना इशू नहीं। तो 2 ब्लॉक प्रॉब्लम का सारा प्रोसेस ढंग से देखें, समझें और सीखें, मतलब सारा का सारा मामला बिल्कुल एक बार में ही निपटान लायक कर लीजिए कि हमें 2 ब्लॉक प्रॉब्लम की हर बात आती है बेटा, एक बार में इसको समझ जाइए। मैं एक सवाल के थ्रू बेटा सारी बात बता रहा हूँ, अलग से कोई थ्योरी नहीं है, सवाल ही थ्योरी है एक तरीके से बेटा। हम सवाल खूब सारे करेंगे जिससे आपको आखिर तक बड़ा आखिरी वाला सवाल करो तब तक सारी की सारी एक्सपर्टाइज आपके दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है? करते हैं बेटा। ये बेटा एक स्मूथ सरफेस, ये बेटा आपके पास एक स्मूथ सरफेस, इस स्मूथ सरफेस पर ये बेटा एक ब्लॉक ए, इसका मास बेटा 10 kg, इस पर बेटा ब्लॉक बी, उसका मास है बेटा 5 kg। दोनों ब्लॉक्स के बीच में बेटा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6, ठीक है ना? 0.6। मैंने इस 10 kg ब्लॉक पर
सामने की तरफ बड़ा एक फोर्स लगा रखा है, लेट्स से बड़ा दैट एक्सटर्नल फोर्स इज 60 न्यूटन, लेट्स से बड़ा दैट फोर्स इज 60 न्यूटन, बड़ा सामने की तरफ फोर्स है वो 60 न्यूटन है। फाइंड देयर एक्सेलरेशंस, बड़ा दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकालना है, एंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, दोनों के बीच में कितना बड़ा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो भी निकालना है। इतना सवाल है बेटा। चलिए बेटा, है ना, करते हैं। जैसे मैं कहूँ बेटा एग्जैक्टली उन्हीं स्टेप से बेटा बिल्कुल ऐसे करना है। अभी करते हैं बेटा। आपके पास बड़ा दो ब्लॉक, एक ब्लॉक पर बड़ा दूसरा ब्लॉक इस तरह से पड़ा है बड़ा, इस वाले ब्लॉक को बड़ा सामने की तरफ 10 न्यूटन से उससे बड़ा 60 न्यूटन से खींचा है। सबसे पहले बेटा केस 1 लिखिएगा। केस 1 में वी assume that, we are not sure, we are assuming that, assume that both the blocks are moving together. Both the blocks are moving together. ठीक है ना, दोनों ब्लॉक साथ चल रहे हैं। इसको आगे खींचा तो बड़ा ये वाला ब्लॉक भी इसके साथ साथ ही चल लिया। फेयर एनफ। अगर दोनों साथ चल रहे हैं तो इसका मतलब दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो पक्की बात है बेटा फ्रिक्शन जो है वो काइनेटिक नहीं हो सकता। फ्रिक्शन मस्ट हैव बीन स्टैटिक। पक्की बात है बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला है क्या? आप बोलोगे नहीं सर, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू का एक फॉर्मूला है, वो मैं चाहूँ तो साइड में लिख सकता हूँ। और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को या बेटा जी हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं, वो होगा बेटा कितना? इन दोनों के बीच में बेटा देखना, इन दोनों के बीच में सरफेस रफ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.6 मल्टीप्लाइड बाई इस सरफेस पर नॉर्मल। बड़ा इस सरफेस में नॉर्मल को पता ही है बड़ा, इस 5 kg पर 50 न्यूटन नीचे mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल वो भी 50 ही आएगा। आई थिंक बड़ा इट इज 30 न्यूटन। बड़ा मेरे कहने का गलत अर्थ मत निकालना, मैंने ये नहीं कहा कि फ्रिक्शन 30 न्यूटन है, मैंने कहा है कि फ्रिक्शन 0 से लेकर 30 न्यूटन तक कितना भी हो सकता है। ये जो आपने 30 न्यूटन निकाला है बड़ा, ये तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाली है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है बड़ा वो 0 से लेकर 30 न्यूटन तक कितना भी लग सकता है। तो बड़ा ये अपने पास कहानी है। अब मैं इस बात को थोड़ा सा ऐसा एग्जांपल लूँ कि बड़ा ये एक ब्लॉक, उस पर दूसरा ब्लॉक, ठीक है बेटा। दोनों ब्लॉक्स पर ऑफ कोर्स नीचे की तरफ mg, नॉर्मल बड़ा सारा का सर ऊपर की तरफ। मैंने इस नीचे वाले ब्लॉक पर सामने की तरफ एक फोर्स लगाया ऐसे। जैसे बेटा मैंने इस नीचे वाले ब्लॉक पर सामने की तरफ फोर्स लगाया बड़ा, वैसे ही नीचे वाला ब्लॉक तो सामने की तरफ चलने लग गया। लेकिन आपने इस बात को नोटिस किया कि ये वाला ब्लॉक शुरुआत में रेस्ट पे था और बाद में इसके पास इस तरफ वेलोसिटी आ गई। इस तरफ वेलोसिटी आने के पीछे कारण यह है कि आपने इस ब्लॉक को सामने तरफ फोर्स लगाया है। लेकिन ऊपर वाले ब्लॉक को भी आपने नोटिस किया कि वो वाला ब्लॉक भी उसके साथ साथ चलने लग गया। ऊपर वाला ब्लॉक आखिर सामने की तरफ किसके कारण से चलने लग गया? क्या वो mg कारण चलने लग गया? नहीं, वो तो वर्टिकल है। क्या वो नॉर्मल के कारण लग गया? नहीं, वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो सामने की तरफ ऐसा कौन सा फोर्स है जो इस ब्लॉक को सामने तरफ मूव करा रहा है? पहले इसकी वेलोसिटी 0 थी और अब इसके पास सामने की तरफ वेलोसिटी आ गई है। नीचे वाले ब्लॉक के पास सामने की तरफ वेलोसिटी आई है, वो हम समझ सकते हैं कि उस पर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया। लेकिन आखिर ऊपर वाला ब्लॉक जो पहले रेस्ट पे था वो सामने की तरफ मूव कैसे करने लग गया? तो आप बोलोगे सर वो सामने की तरफ मूव कर रहा है, पक्की बात है फ्रिक्शन के कारण। सर फ्रिक्शन मूव करा सकता है? हाँ बेटा, क्या दिक्कत है? सर आपने तो मना किया था। नहीं, मैंने कभी मना नहीं किया। सर आपने कहा था कि फ्रिक्शन अपोजेस मोशन। नहीं बेटा, मैंने कभी नहीं कहा। आई नेवर सेड दैट कि फ्रिक्शन अपोजेस मोशन। मैंने हमेशा ये कहा कि फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन। और यहाँ पर देखो फ्रिक्शन ने रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश की है। नीचे वाला ब्लॉक जब आगे चलने लग गया तो ऊपर वाले ब्लॉक ने देखा कि अच्छा नीचे वाला ब्लॉक आगे जा रहा है,
अगर मैं यहीं ठहरा रहा और नीचे वाला ब्लॉक अगर आगे चला गया तो मेरे और नीचे वाले ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाएगा। उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए मुझे भी आगे चलना चाहिए, लेकिन आखिर मैं आगे कैसे जाऊं? mg तो वर्टिकल है, नॉर्मल तो वर्टिकल है, तो सामने ऐसा कौन सा फोर्स है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में ऐसा कौन सा फोर्स है, शियर डायरेक्शन में ऐसा कौन सा फोर्स जो मुझे सामने तरफ ले जा सकता है? तो आपको सिर्फ एक ही फोर्स है जो इस तरह से बड़ा दोनों ब्लॉक को साथ चलाने की कोशिश करेगा, एंड दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। वो स्टैटिक फ्रिक्शन ऊपर वाले ब्लॉक पर आगे लगेगा और नीचे वाले ब्लॉक पर पीछे लगेगा। नीचे वाले ब्लॉक को रोकने की कोशिश करेगा और ऊपर वाले ब्लॉक को चलाने की कोशिश करेगा, और उसका सोल पर्पस ये है कि दोनों ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो। तो फ्रिक्शन क्या अपोज करेगा, मोशन या रिलेटिव मोशन? तो आप कह सकते हैं कि सर पक्की बात है कि वो तो रिलेटिव मोशन अपोज करेगा, और रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए वो पूरी कोशिश करेगा कि 10 kg का ब्लॉक आगे जाए तो 5 kg का ब्लॉक भी उसके साथ चले, पूरी कोशिश करेगा। तो चलिए बेटा, इससे हमें समझ में आ गया कि कहानी क्या है। बेटा देखना क्या है स्टोरी। ये आपके पास बी ब्लॉक, इस बी ब्लॉक पर नीचे की तरफ mg 50 न्यूटन, जमीन का नॉर्मल ऊपर बड़ा वो भी 50 न्यूटन। मेरे पास बड़ा ये 10 kg का ब्लॉक ए, जो 50 न्यूटन उस पर ऊपर बड़ा वही नॉर्मल इस पर नीचे, इस पर बड़ा नीचे की तरफ 100 न्यूटन और ज़मीन का नॉर्मल आएगा n डैश। ये बड़ा n हम निकाल चुके हैं 50 न्यूटन है, ये बड़ा n है 50 न्यूटन। ज़मीन का नॉर्मल ऑफ कोर्स बड़ा 150 न्यूटन। क्यों बेटा 50 ये 100 ये कुल मिलाकर 150 नीचे, तो ज़मीन का नॉर्मल 150। इस पर बड़ा तुमने सामने की तरफ फोर्स लगा दिया है 60 न्यूटन। तो जैसे ही बड़ा ये ब्लॉक आगे जाने लगेगा, ये ब्लॉक इससे कहेगा कि देख भाई मैं तो आगे जा रहा हूं, तू भी आगे चल ले। अगर तू आगे नहीं आया तो हमारे बीच में रिलेटिव मोशन हो जाएगा, और फ्रिक्शन हमेशा चाहेगा कि रिलेटिव मोशन ना हो, तो इस पर फ्रिक्शन लग जाएगा स्टैटिक आगे, और इस पर वही स्टैटिक फ्रिक्शन बाय एक्शन रिएक्शन पेयर लग जाएगा पीछे। और जैसा हमने अज्यूम किया है बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, तो इसका एक्सेलरेशन सामने की तरफ ए, तो इसका एक्सेलरेशन भी सामने की तरफ ए। वेरी सिंपल। एक्सेलरेशन ए, नॉर्मल और 50 दोनों वर्टिकल हैं, सामने की तरफ इकलौता फोर्स है Fs, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस पर 60 आगे Fs पीछे, 60 माइनस Fs मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड किया, तो ऐड करते मेरे पास आ गया 60 इज इक्वल्स टू 15 इंटू ए। इट मीन्स दैट एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर दोनों साथ मूव करेंगे तो बोथ ऑफ देम विल हैव कॉमन एक्सेलरेशन, एंड दैट कॉमन एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ आई पुट दिस a इक्वल्स टू 4, आई थिंक बड़ा फ्रिक्शन कम्स आउट टू बी 20 न्यूटन। कुल मिलाकर एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फ्रिक्शन की वैल्यू बड़ा मेरे पास आ गई है 20 न्यूटन। क्या अरे सर आप तो फ्रिक्शन 30 न्यूटन निकाल के बैठे थे? नहीं बेटा, मैं कभी नहीं निकाल के बैठा। मैंने कभी नहीं कहा कि फ्रिक्शन 30 न्यूटन होगा। मैंने कहा कि 0 से लेकर 30 तक कितना हो सकता है। क्या 20 न्यूटन हो जाएगा आपका? हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। इतना तो सरफेस रफ है कि आपको 20 न्यूटन का फोर्स मिल जाए। इन दोनों ब्लॉक को साथ मूव कराने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत है 20 न्यूटन, और आप कहोगे सर 30 न्यूटन तक तो आराम से जरूरत के हिसाब से मिल जाएगा। तो बेटा जी एक्सेलरेशन आ गया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फ्रिक्शनल फोर्स आ गया 20 न्यूटन। जैसे ही ये सारा का सारा काम हो जाए, बड़ा एक छोटा सा स्टेप और करना, चेक कि आपको दोनों ब्लॉक को साथ साथ मूव कराने के लिए जितने स्टैटिक फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू आपके पास मैक्सिमम कितना फ्रिक्शनल फोर्स अवेलेबल है। तो आप कहोगे सर मुझे फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए दोनों को साथ मूव कराने के लिए 20 न्यूटन, और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है 30 न्यूटन। अगर आपको जितना फ्रिक्शनल फोर्स रिक्वायर्ड चाहिए वो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू के बराबर या उससे कम हुआ, तो ऐसे केस में आपके दोनों ब्लॉक आराम से साथ मूव करेंगे, और दोनों ब्लॉक साथ मूव करेंगे, बोथ द ब्लॉक्स विल हैव कॉमन एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम विल बी 20 न्यूटन।
ले बेटा, कोई केस 2 नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ केस 1 से ही आपका सारा का सारा आंसर आ जाएगा। और इस केस में आप कह सकते हो कि आंसर इज लाइक दिस, बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर विद कॉमन एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड square and the frictional force acting between them is 20 Newton, not 30 Newton. I hope that's okay. यही 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। कैसे? आप बोलते सर ना तो इसकी एफबीडी बनाऊंगा ना इसकी बनाऊंगा, पूरे सिस्टम की बनाऊंगा। तो ये फ्रिक्शन जो इस पर आगे लगा, इस पर पीछे लगा, ये हो गया इंटरनल। पूरे सिस्टम पर सामने की तरफ फोर्स है 60, मास से बड़ा इसका 15, तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन आएगा सामने की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर 5 केजी ब्लॉक को 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलाने के लिए कितना फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए? तो आप कहोगे सर 5 केजी ब्लॉक पर सामने की तरफ एक्सेलरेशन 4 है, वो mg कारण तो हो नहीं सकता, नॉर्मल कारण हो नहीं सकता, कौन सा फोर्स है जो सामने की तरफ लग रहा है? तो आप बोलोगे सर तो फ्रिक्शनल फोर्स ही हो सकता है। तो सामने की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स जाएगा 20 न्यूटन। क्या 20 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है? आपको हाँ सर बिल्कुल, आपके पास तो 0 से लेकर 30 तक कितना भी फ्रिक्शनल फोर्स लगने की छूट है। तो ऐसे बेटा हम बड़े आराम से ओरली भी इस बात को सोच सकते थे। अगर हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो हम बेटा इन सब बातों को ओरली भी सोच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और चलिए बेटा, आपके करने के लिए बेटा सवाल है, आपको करना है बेटा, फटाक से कीजिए बेटा। मैं तो सिर्फ और सिर्फ इतने से काम चला रहा हूं। नीचे वाले ब्लॉक को सामने की तरफ 75 न्यूटन के फोर्स से खींचा है। सवाल बेटा वही है, फाइंड देयर एक्सेलरेशन। देयर मींस बेटा ऑफ कोर्स ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। बेटा दोनों में कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। चलिए बेटा वही कहानी मेरे पास। तो केस 1 बेटा, इस बार केस 1 से ही काम चल पा रहा है, देखते बेटा कभी केस 2 भी आएगा शायद। Assume both the blocks are moving together. बेटा दोनों ब्लॉक अगर साथ मूव कर रहे हैं तो it means that both of them will be having same acceleration, common acceleration. Of course, the frictional force will be acting will be static friction if they are moving together. Static friction maximum कितनी हो सकती है? आप बोलो सर वही कहानी, म्यू इंटू नॉर्मल। इन दोनों ब्लॉक के बीच बेटा जी नॉर्मल की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 50 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है, सॉरी बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है 30 न्यूटन। बेटा सिर्फ इतना सा अंतर है कि आपने बेटा सामने की तरफ फोर्स लगा दिया बेटा ये 75 न्यूटन से इसको खींचूंगा तो ये ब्लॉक आगे जाएगा, ये ब्लॉक आगे जाएगा, तो ये वाला ब्लॉक देगा कि अच्छा ये वाला ब्लॉक आगे जा रहा है। अगर मैं यहीं रहा और ये वाला ब्लॉक आगे चला गया तो हम दोनों के बीच रिलेटिव मोशन आ जाएगा। और फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करना चाहता है तो फ्रिक्शन कहेगा भाई तू भी आगे चल, तो इस पर फ्रिक्शन आगे, बाय एक्शन रिएक्शन पेयर इस पर फ्रिक्शन पीछे। सामने की तरफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस पर 75 आगे, फ्रिक्शन पीछे। 75 माइनस एफ एस इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। 75 इज इक्वल्स टू 15 इनटू ए। बड़ा एक्सेलरेशन कम्स आउट बी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट मींस दैट इफ बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर दे मस्ट बी हैविंग 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड द फ्रिक्शनल फोर्स रिक्वायर्ड इज, बड़ा इस एक को रख के देख लो, फ्रिक्शनल फोर्स की रिक्वायरमेंट है 25 न्यूटन। इसको आंसर बोलने से पहले चेक कर लो कि क्या सचमुच में जो फ्रिक्शनल फोर्स रिक्वायर्ड है वो हमारे स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है या नहीं है। तो आप बोलोगे सर इन दोनों ब्लॉक को साथ मूव कराने के लिए हमने चेक किया है कि 25 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए एंड ऑफ कोर्स इट इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 30 न्यूटन। और जब तक इसकी वैल्यू बेटा जी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम या बराबर है तब तक वो मिल जाएगा। और अगर मिल जाएगा तो दोनों ब्लॉक साथ मूव करेंगे और कितने एक्सेलरेशन से करेंगे तो आपको सर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कितना फ्रिक्शनल फोर्स? 25 न्यूटन। फेयर इनफ। अब अगला सवाल, मैंने इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट पर सामने की तरफ बड़ा फोर्स लगा दिया है 100 न्यूटन। करते हैं बेटा, जो सिखाया है वो करो। बेटा पिछला सवाल तो रिपीटेटिव ही था तो मैंने फटाफट निपटा दिया उसको। सामने वाले बेटा इस नीचे वाले ब्लॉक पर सामने की तरफ मैंने बेटा फोर्स लगा दिया है 100 न्यूटन। और 100 न्यूटन लगाते ही बेटा क्या होगा अभी देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले अज्यूम करो कि लेट बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। 100 न्यूटन से खींचा, दोनों ब्लॉक साथ आ रहे हैं। दोनों ब्लॉक अगर साथ आएंगे तो इसका एक्सेलरेशन ए तो इसका एक्सेलरेशन बी ए, दोनों का एक्सेलरेशन सेम, तो बड़ा पक्की बात है बड़ा फ्रिक्शन कौन सा होगा? स्टैटिक। अच्छी बात है बेटा। इस ब्लॉक पर स्टैटिक फ्रिक्शन आगे, वही बड़ा स्टैटिक फ्रिक्शन इस पर पीछे।
इस पर 100 न्यूटन आ गए बेटा, इस पर न्यूटन से लगाओ, एफ एस शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। 100 आगे, एफ एस पीछे, 100 माइनस एफ एस शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की बेटा वैल्यू आ गई 100/15 या बेटा 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इस एक्सेलरेशन को अगर मैं यहां पर पुट करूं तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो इन दोनों ब्लॉक के बीच में लगना चाहिए बेटा, उसकी वैल्यू आई है बेटा रखना 20/100/3 100/3 न्यूटन या 33.3 न्यूटन। इसका मतलब दोनों ब्लॉक अगर साथ मूव कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन इतना होना चाहिए और फ्रिक्शनल फोर्स इतनी होनी चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हमें जो फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए वो है 33.33 न्यूटन और जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स अवेलेबल है इन दोनों ब्लॉक के बीच में वो है 30 न्यूटन। जितनी फ्रिक्शनल फोर्स रिक्वायरमेंट है दोनों ब्लॉक को साथ चलाने के लिए वो है 33.3 न्यूटन और जितनी आपके पास मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शनल फोर्स लग सकती है वो 30 न्यूटन। 30 तो मैक्सिमम पॉसिबल है और तुम्हें बेटा दोनों को मूव कराने के लिए 33.33 चाहिए। क्या इस बार बेटा हमारी कंडीशन फुलफिल हुई है क्या? आप बोलोगे नहीं सर, इसका मतलब हमारा केस 1 फेल्ड। इसका मतलब बेटा पक्की बात है कि इन दोनों को साथ मूव कराने के लिए जितना फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए उतना तो अवेलेबल ही नहीं है। इसका मतलब दोनों ब्लॉक साथ मूव नहीं करेंगे और दोनों ब्लॉक अगर साथ मूव नहीं करेंगे इसका मतलब केस 1 से आंसर नहीं आएगा। सर दोनों ब्लॉक साथ मूव नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अलग अलग मूव करेंगे और अगर अलग अलग मूव करेंगे तो बड़ा फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? काइनेटिक। तो हम इस पूरी कैलकुलेशन से इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि बेटा इस बार दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करने वाले नहीं है और बेटा दोनों ब्लॉक अगर साथ मूव नहीं कर रहे हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शन जो होगा बेटा वो स्टैटिक नहीं, बेटा कौन सा होगा? काइनेटिक। तो बेटा इतनी कैलकुलेशन से हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इट मींस दैट बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग सेपरेटली and obviously beta frictional force acting between them is kinetic. Now I am writing the case 2. Now there is case 2. What is case 2 is saying? Case 2 is saying that both the blocks are moving separately, and if both the blocks are moving separately it obviously means that कि frictional force between them must be kinetic. Frictional force acting between them must be kinetic. बड़ा इसका मतलब पक्की बात है कि उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स बड़ा कैसा होना चाहिए? काइनेटिक होना चाहिए। अच्छी बात है बेटा। सर इस बार आपने ये नहीं लिखा कि assume that, बड़ा इसलिए क्योंकि बिकॉज इस बार हम अज्यूम नहीं कर रहे हैं, हमें पता है कि दोनों अलग अलग मूव कर रहे हैं। पहले वाले केस 1 में अपने अज्यूम किया था कि दोनों ब्लॉक साथ मूव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हमने अज्यूम किया तो हमने देखा कि यार किसी किसी केस में साथ में मूव कर रहे थे, किसी किसी केस में नहीं कर रहे थे। जैसे इस वाले सवाल में नहीं कर रहे हैं, इससे पहले वाले दोनों साथ मूव कर रहे थे तो हमने अज्यूम किया। इस बार बेटा हम जानते हैं, डेफिनेटली जानते हैं कि बेटा दोनों ब्लॉक्स अलग अलग मूव कर रहे हैं, तो मैंने इस स्टेटमेंट के अंदर बेटा अज्यूम नहीं लिखा, अज्यूमिंग दैट नहीं लिखा। कोई बात नहीं, अगर सेपरेटली मूव कर रहे हैं तो क्या होगा? तो कहानी ऐसी होगी कि ये 5 kg का ब्लॉक, ये 10 kg का ब्लॉक, नीचे की तरफ mg 50 न्यूटन, ऊपर की तरफ नॉर्मल, यही नॉर्मल बेटा इस पर नीचे जमीन का नॉर्मल आएगा n डैश, ये 10 kg का ब्लॉक बड़ा ऑफ कोर्स 100 न्यूटन आएगा नीचे, बड़ा ये आपके पास आ जाएगा 150।
इस पर आपने सामने की तरफ बड़ा एक फोर्स लगा दिया 100 न्यूटन। ये 100 न्यूटन इसको खींचना चाहेगा आगे की तरफ, तो ये ब्लॉक जाएगा आगे की तरफ, ये वाला ब्लॉक इसको आगे की तरफ खींचेगा तो इस पर फ्रिक्शन लग जाएगा। ये ब्लॉक आगे जाएगा तो ये वाला ब्लॉक भी इसके साथ जाना चाहेगा तो इस पर फ्रिक्शन लग जाएगा आगे। बस इतना सा फर्क है कि बड़ा फ्रिक्शन स्टैटिक नहीं कितना है, काइनेटिक, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन इस पर आगे बढ़ा वही काइनेटिक फ्रिक्शन इस पर पीछे। और काइनेटिक फ्रिक्शन की तो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, सड़क से बोल देना कि सर काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी इस सरफेस पर म्यू, बड़ा इस सरफेस पर म्यू इज 0.6 इंटू इस सरफेस पर नॉर्मल, बड़ा इस सरफेस पर नॉर्मल इज 50, आई थिंक दैट इज 30 न्यूटन। जो 30 न्यूटन बड़ा इस पर आगे बढ़ा वही 30 न्यूटन इस पर पीछे। बड़े आराम से बड़ा काम बन गया। इसका एक्सलरेशन मैंने मान लिया है सामने की तरफ ए बी, और इसका एक्सलरेशन मान लिया मैंने सामने की तरफ ए ए। बेटा बताओ, ऊपर वाले ब्लॉक पर 30 न्यूटन इकलौता फोर्स है तो आप बोलोगे दैट इज मास इनटू एक्सलरेशन ऑफ बी। बड़ा बी वाले ब्लॉक का एक्सलरेशन आ गया है सामने की तरफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचे वाले ब्लॉक पर अगर कहूँगा तो 100 आगे और 30 पीछे, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू इसका मास से बड़ा 10 इंटू इसका एक्सलरेशन, बड़ा इसका एक्सलरेशन आ गया है 7 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो बड़ा दोनों ब्लॉक्स के पास एक्सलरेशन इस तरह से है। बी वाले ब्लॉक के पास एक्सलरेशन है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए वाले ब्लॉक के पास एक्सलरेशन है 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड हेंस बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग सेपरेटली। इससे मेरे बच्चे एक बात और समझ गए होंगे कि ऊपर वाला जो ब्लॉक है ना उसका तो एक्सलरेशन मैक्सिमम 6 ही हो सकता है भाई, उस पर तो सामने की तरफ मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग सकता है 30 न्यूटन। भाई ऊपर वाला ब्लॉक तो सामने की तरफ एक्सीलरेट किसकी वजह से कर रहा है, इस एफ की वजह से तो कर नहीं रहा, वो तो फ्रिक्शन की वजह से कर रहा है, और उस पर तो फ्रिक्शनल फोर्स सामने की तरफ जितना ज़्यादा लगेगा उसका तो एक्सेलेरेशन उतना हो जाएगा, और ऊपर वाले ब्लॉक पर तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग सकता है 30। तो इसका ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलेरेशन तो सामने की तरफ सिर्फ और सिर्फ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक ही जा सकता है। 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज़्यादा का एक्सेलेरेशन ऊपर वाले ब्लॉक का नहीं हो सकता। नीचे वाले ब्लॉक का तो कितना ही कर दो, नीचे वाले ब्लॉक का तो एक्सेलरेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने ये वाला फोर्स कितना लगा रखा है। आप इस फोर्स को बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन और बढ़ जाएगा। तो आप इससे एक बात और समझे कि इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को अगर हम सामने की तरफ पुल कर रहे हैं और जब तक एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या उससे कम है तब तक दोनों ब्लॉक साथ मूव करेंगे। अगर आपने पूरे सिस्टम को 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा अगर एक्सेलरेशन देने की कोशिश की तो ऊपर वाला ब्लॉक मना कर देगा कि देखो भाई मेरा एक्सेलरेशन सामने की तरफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे ऊपर तो सामने की तरफ ले जाने की जिम्मेदारी ही किसकी है, फ्रिक्शन की, और फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है 30, मेरा मास कितना है 5, तो सामने की तरफ मेरा एक्सेलरेशन तो 6 ही हो सकता है। नीचे वाला ब्लॉक तो कितना ही एक्सेलरेशन कर लेगा, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उसका एक्सेलरेशन तो उतना ही ज्यादा जाएगा। तो आप कह सकते हो बेटा दोनों ब्लॉक सामने की तरफ सिर्फ और सिर्फ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ही साथ साथ मूव कर सकते हैं। 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक के एक्सेलरेशन से ही साथ साथ मूव कर सकते हैं, उससे ज्यादा के एक्सेलरेशन से दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव नहीं करेंगे। चलिए बेटा सेम कंडीशन, बस बड़ा सवाल पूछने की स्टाइल चेंज कर रहा हूं, बड़ा सवाल पूछने की स्टाइल ही चेंज कर रहा हूं बड़ा, बाकी कोई और फर्क नहीं है, है ना। तो चलो आपके पास बड़ा इस तरह का अरेंजमेंट है। आपके पास बड़ा ये एक 10 kg का ब्लॉक, ये एक 5 kg का ब्लॉक, ये ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी। नीचे वाले सरफेस बड़ा आपकी ये स्मूथ है और ये वाले सरफेस रफ है और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.8 है और वो ठीक है। इस अरेंजमेंट पर बड़ा मैंने सामने की तरफ एक फोर्स लगा रखा है F, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बड़ा फोर्स लगा रखा है F। फाइंड maximum value of F so that there is no slipping between blocks
दोनों ब्लॉक्स के बीच में किसी प्रकार की कोई स्लिपिंग ना हो। इसके लिए बेटा एफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो चलिए बेटा सोचते हैं। अगर आपने फोर्स लगाया ही नहीं तो दोनों ब्लॉक सामने जाना ही नहीं चाहेंगे बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स भी जीरो आएगा, एक्सेलरेशन भी जीरो आएगा। अगर आपने इस फोर्स को थोड़ा 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 बढ़ाया तो बेटा सामने की तरफ एक्सेलरेशन आया, इस फोर्स को बेटा लगाया तो एक्सेलरेशन आया सामने की तरफ, इसका एक्सेलरेशन सामने की तरफ आया, ये बात तो समझ में आ गई क्योंकि आपने इस पर फोर्स लगाया है। आखिर ऊपर वाला ब्लॉक का सामने की तरफ एक्सेलरेशन क्यों आएगा? उसका एक्सेलरेशन क्या mg के कारण आ रहा है क्या? आप बोलोगे ना सर वो तो वर्टिकल है। क्या बेटा वो नॉर्मल के कारण आ रहा है क्या? आप बोलोगे ना सर बिल्कुल नहीं, वो भी वर्टिकल है। तो आखिर इसका एक्सेलरेशन, इस ब्लॉक को तुम सामने खींच रहे हो, ये आगे आ रहा है, इसके साथ में ये भी आगे आ रहा, हम जानते हैं। और जितना ज्यादा एफ ये एक्सेलरेशन उतना ही ज्यादा इसका एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन आ किसके कारण रहा है? इट कैन नॉट बी mg, इट कैन नॉट बी नॉर्मल, इट कैन ओनली बी फ्रिक्शन। एंड एज वी नो दैट कि बेटा दोनों के बीच कोई स्लिपिंग नहीं, बेटा फ्रिक्शन कौन सा होगा? स्टैटिक। जो स्टैटिक फ्रिक्शन इस पर आगे बेटा वही स्टैटिक फ्रिक्शन इस पर पीछे। अब कहानी सुनना बेटा, जितना ज्यादा एफ मैक्सिमम वेलोसिटी ना, उतना ज्यादा एक्सेलरेशन, जितना ज्यादा इसका एक्सेलरेशन उतना ही ज्यादा इसका एक्सेलरेशन, जितना ज्यादा इसका एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन की जिम्मेदारी किसकी है? आप बोलोगे सर इस स्टैटिक फ्रिक्शन की है, ये फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा। ये एफ तुम बढ़ाओगे तो ये एक्सेलरेशन तो कितना ही हो जाएगा, लेकिन ये एक्सेलरेशन एक लिमिट को पार नहीं करेगा क्योंकि ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स एक लिमिट को पार नहीं करेगा। और वही केस है जब तक तुम बेटा दोनों ब्लॉक को विदाउट स्लिपिंग साथ खींच सकते हो। उससे ज्यादा अगर आपने फोर्स लगाया तो ये तो एक्सेलरेट और कर जाएगा, लेकिन ये साथ नहीं आएगा और उसके बाद आपकी बेटा स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद बेटा आपकी स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको कहना पड़ेगा कि सर ऊपर वाले ब्लॉक की चिंता करते हैं। देखना बेटा, ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो 5 kg का है, सामने की तरफ लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन, नीचे की तरफ mg है 50 न्यूटन, ऊपर की तरफ है नॉर्मल और सामने की तरफ है एक्सेलरेशन। ये वाला ब्लॉक इसके साथ साथ चिपक कर मैक्सिमम कितना एक्सेलरेट हो सकता है? आप बोलो सर मैक्सिमम एक्सेलरेशन तब आएगा जब स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा मैक्सिमम सामने की तरफ और उसकी वैल्यू होगी म्यू। बेटा म्यू है 0.8 इंटू नॉर्मल है मेरे बच्चे कितना 50, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है 40 एंड दिस नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन किया तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ऊपर वाला जो ब्लॉक है उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन सामने की तरफ 8 ही हो सकता है। ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा नहीं हो सकता। नीचे वाले को तो कितना ही कर दो, लेकिन ऊपर वाले का बड़ा 8 से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लेकर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक अगर आप एक्सेलरेशन रखोगे तो दोनों ब्लॉक साथ मूव करेंगे। अगर आपने 8 से ज्यादा करने की कोशिश की तो नीचे वाला ब्लॉक तो 8 से ज्यादा एक्सेलरेशन पर भी मूव कर सकता है, लेकिन ऊपर वाला नहीं कर सकता। फिर हो जाएगी स्लिपिंग स्टार्ट। हमें चाहिए नो स्लिपिंग। अब थोड़ा हो गया हमारा काम। नीचे वाले ब्लॉक की बात करूं तो उस पर आप बड़े आराम से कहोगे कि सर उस पर हमने एफ लगा रखा है आगे, यही 40 न्यूटन लगा रखा है पीछे, उसका मास है 10 और उसका एक्सेलरेशन भी बेटा मैं सामने की तरफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चाहता हूं। बेटा क्या कहानी गाओगे? आप कहोगे सर एफ आगे पीछे की तरफ 40, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज 10 इंटू 8। बेटा एफ की वैल्यू आ गई 120 न्यूटन। इसका मतलब 120 न्यूटन तक का अगर फोर्स लगाते हो तो दोनों ब्लॉक साथ मूव करेंगे। 120 न्यूटन से कम लगाओगे तब भी साथ मूव करेंगे, लेकिन 120 न्यूटन से अगर ज्यादा लगाया तो बेटा उस केस में ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो 8 ही रहेगा, नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन 8 से ज्यादा हो जाएगा और आपकी स्लिपिंग हो जाएगी स्टार्ट। तो 120 न्यूटन बेटा वो वाला फोर्स है जिस पर जस्ट स्लिपिंग स्टार्ट होने वाली है। 120 से तूने थोड़ा सा भी अगर ज्यादा फोर्स लगा दिया तो दोनों ब्लॉक के बीच में स्लिपिंग हो जाएगी बेटा।
तो ये हमारा आंसर है 120। ये 120 हम एक स्टाइल से और निकाल सकते थे कि ना तो हम इस पर न्यूटन लगाएं ना इस पर लगाएं, बड़ा पूरे के पूरे सिस्टम पे लगाएं। पूरे सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक एक्सटर्नल फोर्स है, कौन सा? F। ये फ्रिक्शन तो इंटरनल फोर्स हो गया अगर सिस्टम कंसिडर करते हो तो। एंड दिस F शुड बी इक्वल टू मास, कितना मास बेटा? 15 इंटू इस तरफ एक्सेस कितना 8, 15 इंटू 8 बेटा दैट कम्स आउट बाय 120। हम बड़े आराम से बेटा इस तरह से कह सकते हैं कि बेटा इस फोर्स की वैल्यू 120 न्यूटन इस तरह से आनी चाहिए। आई होप यू गेट द पॉइंट। बेटा इस तरह से हम सारा का सारा काम निपटा सकते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। इसी सवाल को बेटा और थोड़ा सा डिफिकल्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा बेटा इसी सवाल में मैंने अगर आपसे ये पूछा होता कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ F at which the slipping start between the blocks, तब भी आंसर 120 ही लिखते। हालांकि मनी हम जानते हैं कि 120 पे स्लिपिंग स्टार्ट नहीं होती, 120 प्लस 0.000000001 ऐसे किसी पे होगी, लेकिन वो मिनिमम पूछते हैं तो हम 120 ही बोल देते हैं। ठीक, तो मैक्सिमम फोर्स जिस पर स्लिपिंग ना हो 120 न्यूटन, मिनिमम फोर्स जिस पर जस्ट स्लिपिंग स्टार्ट हो तब भी 120 न्यूटन ही बोल देते हैं। तो लैंग्वेज दोनों तरह की आपके पास लिखी आएगी, चाहे बेटा आपने अपनी खुद की शीट डीपी हो उनमें हो, चाहे बेटा एक्चुअल आईआईटी के सवाल हो, उन सब में बेटा लैंग्वेज मोर और लेस ऐसी आती है। तो यू मस्ट बी अवेयर विद दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स। ओके, अगला सवाल बेटा आपके पास ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस को मैं रफ कह रहा हूं बेटा, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2, बेटा मैं V1 कह रहा हूं इसको। इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है बेटा ऐसे, इस पर बेटा एक ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे, ये 20 kg का ब्लॉक है, नाम है बेटा इसका A। इस पर एक बड़ा दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है बेटा 10 kg और बेटा ये B है। इन दोनों के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो बेटा 0.5 है। ठीक है ना, इस A वाले ब्लॉक पर मैंने सामने की तरफ बेटा एक फोर्स लगा रखा है F। सवाल बेटा वही है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F सो दैट देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द ब्लॉक्स। दोनों ब्लॉक के बीच में किसी प्रकार के कोई स्लिपिंग ना हो, इसके लिए बेटा जी कम से कम बेटा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F कितनी होगी? सोचते हैं, आराम सोचते हैं। इस बार बेटा ये वाली सरफेस भी रफ है बेटा, अब तक सारे सवालों में नीचे वाली सरफेस स्मूथ थी, इस बार बेटा ये वाली सरफेस भी रफ है। कोई चिंता वाली बात नहीं, अपन सब कर लेंगे, अपन फोड़ू है, अपन सब कर लेंगे। सुनना बेटा ये 10 kg का ब्लॉक, इसकी FPD सबसे पहले नीचे की तरफ mg बेटा 100 न्यूटन, ऊपर की तरफ नॉर्मल n बेटा वो भी 100। ये आपके पास बेटा एक 20 kg का ब्लॉक, इस 20 kg के ब्लॉक पर बेटा ये 100 न्यूटन का नॉर्मल जो उस पर ऊपर लगा बेटा इस पर नीचे लगा, नीचे की तरफ बेटा 200 न्यूटन का mg आ गया, ये नॉर्मल बेटा 100 न्यूटन का है, जमीन का एक नॉर्मल आ गया बेटा दैट कम्स आउट विद 300 न्यूटन। ठीक है ना, इस पर बेटा आपने सामने की तरफ एक फोर्स लगा दिया F। ठीक है, फ्रिक्शन इन दोनों के बीच भी आ सकता है। जैसे ही F लगाओगे ना, ये ब्लॉक जैसे ही आगे जाने लगेगा बेटा, वैसे ही ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जैसे आगे जाना चाहेगा तो पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन आ जाएगा बेटा, पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन आ जाएगा। ये फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है? आप बोलो सर ये फ्रिक्शन मैक्सिमम हो सकता है यहां पर तो म्यू कितना बेटा 0.2, और इस वाले सरफेस का नॉर्मल, इस वाले सरफेस का नॉर्मल है 300, तो इसका मतलब नीचे वाले सरफेस पर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हो सकती है 60 न्यूटन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि है, मैं कह रहा हूं कि 60 न्यूटन हो सकती है। तो एक बात तो तय हो गई। अब सुनना कि तूने अगर यहां पर बड़ा 10 न्यूटन फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन लग जाएगा 10, ना तो ये मूव करेगा ना ये मूव करेगा। और जब यही नहीं मूव नहीं करेगा तो ये इसको कैसे कन्विंस करेगा कि तू मेरे साथ चल? भाई मैं खुद ही नहीं जा रहा,
तो ये क्यों जाएगा? तो इन दोनों देते तो फ्रिक्शन आया नहीं। देखो तुमने इसको किया 10 न्यूटन, 10 न्यूटन के कारण जैसे ही आगे जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा 10। सर आप तो 60 लिख रहे हो, बड़ा 60 तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है फ्रिक्शन की, है कि नहीं? तूने लगाया 10 न्यूटन तो पीछे फ्रिक्शन लग गया 10 न्यूटन। फेयर ना? ये ब्लॉक मूव ही नहीं करा, ये मूव नहीं करेगा, ये भी मूव नहीं करेगा, और अगर ये मूव नहीं करेगा तो यहां तो फ्रिक्शन आया ही नहीं। तूने इस फोर्स को बढ़ाकर कर दिया 20 न्यूटन तो फ्रिक्शन तो जिद्दी बैठा, क्या सर मैं भी 20 न्यूटन। ये ब्लॉक तो मूव ही नहीं कर रहा, जब ये ब्लॉक खुद ही मूव नहीं कर रहा तो इसको क्यों मूव कराएगा? इन दोनों के फ्रिक्शन तो आया ही नहीं। तूने बढ़ाया फोर्स बढ़ाकर कर दिया 30 न्यूटन तो पीछे की तरफ लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स भी 30 न्यूटन। ये ब्लॉक तो मूव ही नहीं किया, जब यही मूव नहीं किया तो ये इसको भी कैसे कन्विंस करेगा कि तू भी मूव कर? इन दोनों का फ्रिक्शन भी नहीं है। ये 40, ये 40, ये 50, ये 50, ये 60, ये 60, बस। अगर ये 60 तो ये 60। अगर तूने इसको 61 भी कर दिया, अब बेटा दोनों ब्लॉक मूव करेंगे, अब बेटा दोनों ब्लॉक मूव करेंगे, अब ब्लॉक मूव करेंगे। अगर तूने इस फोर्स को बेटा मान ले लगा दिया 70 न्यूटन, मान ले बेटा लगा दिया 70 न्यूटन, तो अब ये ब्लॉक मूव करेगा, और ब्लॉक मूव करते पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक नहीं होगा, क्या होगा? काइनेटिक। भले ही काइनेटिक हो, लेकिन फॉर्मूला तो ये है ना कि म्यू इनटू एन, और म्यू एस और म्यू के अलग अलग दिया नहीं तो मैंने 0.2 लिख दिया, तो फ्रिक्शन लग गया 60। जैसे ही 70 आगे 60 पीछे, ये ब्लॉक मूव करने लगा आगे। जैसे ये मूव करने लगा आगे, ऊपर वाले ब्लॉक ने लगा ओ 3, ये तो आगे जा रहा है, और अगर ये आगे जा रहा है तो मैं भी जाऊंगा, क्योंकि मैं अगर नहीं गया तो मेरे और इसके बीच में रिलेटिव मोशन आ जाएगा। सर अब तक तो नहीं था ऐसा, बट अब तक ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि ये भी रेस्ट पे था, तो ये भी रेस्ट पे था। लेकिन जैसे ही ये राइट साइड में जाने लगेगा, ये कहेगा मैं भी राइट साइड जाऊंगा। अगर मैं राइट साइड नहीं गया तो हमारे बीच में रिलेटिव मोशन आ जाएगा, और फ्रिक्शन नहीं चाहता कि रिलेटिव मोशन आए, तो पक्की बात है कि इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाएगा आगे, और जो स्टैटिक फ्रिक्शन इस पर आगे बेटा वही स्टैटिक फ्रिक्शन इस पर पीछे। अब ये तो मैंने 70 न्यूटन तो ऐसे बोल दिया। अब तू इस फोर्स को जितना ज्यादा बढ़ाएगा, इस ब्लॉक का सामने की तरफ एक्सेलरेशन उतना ही ज्यादा आएगा, इसका एक्सेलरेशन जितना ज्यादा आएगा इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी उतना ही ज्यादा आएगा। इस ब्लॉक का जितना ज्यादा एक्सेलरेशन आएगा, ये किस कारण से आ रहा है? क्या mg कारण? ना। क्या नॉर्मल कारण? ना। किसके कारण? इस स्टैटिक फ्रिक्शन कारण। ये स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा आएगा। तुम F बढ़ाओगे, A बढ़ेगा, A बढ़ेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ेगा। ऐसे F बढ़ते बढ़ते A बढ़ते बढ़ते A बढ़ते बढ़ते स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ते बढ़ते कभी न कभी बेटा तुम चलते 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 स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाओगे। बेटा ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? आप बोलोगे सर इस सरफेस पर म्यू की वैल्यू है 0.5 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर नॉर्मल। बेटा यहाँ पर नॉर्मल शायद आप बच्चों को नजर आ रहा है 100। बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 50 न्यूटन, और स्टैटिक फ्रिक्शन बेटा मैक्सिमम वैल्यू 50 न्यूटन, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू इसका मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है 10, एक्सेलरेशन ए, बेटा एक्सेलरेशन मेरे पास आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मतलब इन दोनों ब्लॉक को अगर आप सामने की तरफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन या उससे कम पर चलाना चाहते हो, तब तो दोनों ब्लॉक साथ मूव कर लेंगे। लेकिन अगर तूने नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन 5 से हल्का सा भी ज्यादा करने की कोशिश की तो नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो 5 से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो 5 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू 50 से ज्यादा नहीं हो सकती। I hope you get the point. So it means that both the blocks are moving together till their acceleration reaches 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो बेटा 50 न्यूटन इस पर आगे, बेटा वही 50 न्यूटन इस पर पीछे, एंड दिस मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको सिर्फ और सिर्फ बेटा इस नीचे वाले ब्लॉक पर FBD बनानी है। FBD बना चुके हैं, न्यूटन लगाना है। F आगे, ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स 50 पीछे, ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स 60 पीछे, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू इसका मास। बेटा इसका मास है 20 kg इंटू इसका इस तरफ एक्सेलरेशन, बेटा कितना है 5। बेटा F की वैल्यू आ गई है 100 प्लस 50 प्लस 60, बेटा दैट कम्स आउट टू बी 210 न्यूटन। ये बेटा आपका आ गया 210 न्यूटन।
210 न्यूटन हम डायरेक्ट लिख सकते थे। 210 न्यूटन हम डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं कि बेटा ये रहा आपका ऊपर वाला ब्लॉक, ये रहा आपका नीचे वाला ब्लॉक, इसका मास 10, इसका मास 20, इस पर आपने F लगाया आगे, ग्राउंड ने काइनेटिक फ्रिक्शन लगाया पीछे की तरफ, कितना बेटा 60 न्यूटन। ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स दिखाने की जरूरत नहीं है, ये तो इंटरनल है। और दोनों ब्लॉक जो है वो सामने की तरफ तगड़े एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से सामने की तरफ भाग रहे हैं। इससे ज्यादा एक्सेलरेशन बड़ा ऊपर वाले ब्लॉक का नहीं हो सकता। इतने एक्सेलरेशन तक ही ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो नीचे वाले ब्लॉक का साथ देगा। और आप कहोगे सर पूरे सिस्टम पर आगे की तरफ फोर्स है F, पीछे की तरफ है 60, दैट मस्ट बी इक्वल टू सिस्टम का मास 30 इंटू एक्सेलरेशन। सो F कम्स आउट टू बी 150 प्लस 60। आई थिंक बेटा आंसर कम्स आउट विद 210 न्यूटन। बेटा आपके पास कुल मिलाकर बेटा जो सामने की तरफ फोर्स आया बेटा वो 210 न्यूटन आया है बेटा। कैसे निकाल बेटा, जैसा आपको पसंद हो, आपके दिमाग में बातें सेट होनी चाहिए। और बेटा ये बातें सेट है ना सिर्फ देखने से नहीं होंगी यार, प्रैक्टिस करने से होंगी यार, है ना। सवालों बेटा तुम्हें लग ही गया इस बात का आइडिया कि ना सवालों की लैंग्वेज बेटा इस तरह की है कि ये तो बेटा आप तभी मैनेज कर पाओगे जब आप बेटा उनकी प्रैक्टिस करो यार, है ना। तो बेटा प्लीज प्रैक्टिस फुल करें इनकी। चलिए बेटा नेक्स्ट एक और सवाल बेटा। आई होप आप लोग बोर तो नहीं होंगे। आगे चलते हैं बेटा, एक और सवाल वही बेटा टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स ही है। मतलब टू ब्लॉक प्रॉब्लम में बिल्कुल स्टैटिक फ्रिक्शन में पूरी फील तो आ जाती है, सारी कहानी बेटा टू ब्लॉक प्रॉब्लम की इर्द गिर्द तो चलती रहती है। तो आपके पास बेटा ऐसा अरेंजमेंट, ये बेटा आपके पास एक ब्लॉक, ये बेटा दूसरा ब्लॉक, ये बेटा B, ये है 10 kg बेटा, ये A, ये 20 kg। ठीक है ना। यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बेटा 0.8 है। नीचे वाली जो सरफेस है बड़ा टोटली स्मूथ, ठीक है ना, ठीक है। इस पूरे अरेंजमेंट को बड़ा मैं सामने की तरफ एक फोर्स लगा रहा हूं बड़ा 90 न्यूटन, बड़ा 90 न्यूटन का बड़ा फोर्स लगा दिया मैंने ऐसे, ठीक है ना। फाइंड बेटा वही सवाल, फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ ब्लॉक्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। दोनों ब्लॉक के बीच में बेटा कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है बेटा वो भी निकाल लो बेटा। वैसे तो हमने है ना ऐसे नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स लगा था, ठीक है बेटा, वो कंडीशन ली थी, लेकिन जैसे बेटा कहानी बेटा पहले वाले केस में थी बेटा वैसे कहानी अब है बेटा, वही केस 1 केस 2 टाइप्स बेटा वैसे स्टार्ट होता बिल्कुल। केस 1 मैं बेटा पूरा लिख रहा हूँ बढ़िया से। क्या है बेटा केस 1? लेट बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, या अज्यूम दैट बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। लेट बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। बड़ा मान रहे हैं कि दोनों के दोनों जो ब्लॉक हैं वो साथ मूव कर रहे हैं। ऐसा हो भी सकता है बेटा। मैंने 90 न्यूटन से आगे खींचा तो ये ब्लॉक आएगा इस तरफ, तो ये ब्लॉक आएगा, बट मैं आगे जा रहा हूं। तू यहां बैठा बैठा क्या करेगा? तू अगर यहां बैठा रहेगा तो तेरे और मेरे बीच में तो रिलेटिव मोशन आ जाएगा। तू भी आगे चल तो इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाएगा आगे, बड़ा इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे। तो ऑफ कोर्स मूविंग टुगेदर है तो दे विल हैव कॉमन एक्सेलरेशन एज वेल एज द फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन देम विल बी स्टैटिक। और ये रहा बेटा मेरे पास 10 kg का ब्लॉक,
10 kg के ब्लॉक पर सबसे पहले बेटा नीचे की तरफ mg 100 न्यूटन, ऊपर की तरफ नॉर्मल बेटा वो भी 100 न्यूटन, सामने की तरफ बेटा F। नीचे वाले ब्लॉक की बात करें तो वो 20 kg का। इस F के कारण इसने एक्सेलरेट करना शुरू किया सामने की तरफ, तो ये जाएगा आगे, तो ये इसको बोलेगा मैं आगे जा रहा हूं, तू भी आगे चल। इसका एक्सेलरेशन आगे आ गया ए। किसके कारण है? mg के कारण नहीं, जमीन के नॉर्मल के कारण नहीं, 10 kg के ब्लॉक ने इस पर नीचे की तरफ जो नॉर्मल लगाया उसके कारण नहीं, सारे वर्टिकल हैं। तो सामने की तरफ ये एक्सेलरेशन आया किसकी वजह से? तो आप बोलोगे ऑफ कोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन, तो इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया आगे। जो स्टैटिक फ्रिक्शन इस पर आगे बेटा वही स्टैटिक फ्रिक्शन इस पर पीछे। F है बेटा आपका 90 न्यूटन। बेटा बताओ क्या इक्वेशन होगी? 90 आगे Fs पीछे, 90 माइनस Fs इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और इस पर Fs इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सोल्व करते बेटा एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको जैसे पुट किया स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई है 60 न्यूटन। एक बार चेक कर लेते हैं कि बेटा ये स्टैटिक फ्रिक्शन 60 न्यूटन है या नहीं। बेटा चेक करो, चेक करते हैं बेटा। यहां पर इस सरफेस पर स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है? इस सरफेस पर स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है म्यू, बेटा म्यू है 0.8 इंटू यहां पर नॉर्मल, बेटा यहां पर नॉर्मल है 100। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स 80 न्यूटन तक कितना ही हो सकता है। दोनों को साथ मूव कराने के लिए कितना चाहिए? 60 न्यूटन चाहिए। क्या 60 न्यूटन मिल जाएगा? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल मिल जाएगा। सो हमारा आंसर केस 1 में आ गया है। वी आर सेइंग दैट बोथ द ब्लॉक्स विल हैव कॉमन एक्सेलरेशन दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, and acceleration between they will have common acceleration and the frictional force acting between them will be 60 Newton. So that's the case. But this is the case in which the answer is very simple. ठीक है बेटा, एक और पूछ रहा हूँ बेटा, मुझे फिर से सॉल्व ना करना पड़े इसलिए बेटा मैं ऐसे ही काम चला रहा हूँ। बेटा आप भी पूरा सॉल्व करें। हमने सामने की तरफ बेटा एक फोर्स लगा दिया 130 न्यूटन। सॉल्व कीजिए बेटा, पूरा सॉल्व कीजिए बढ़िया से। देखो बेटा क्या आंसर आता है। सवाल वही है बेटा, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। बेटा कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है और बेटा दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या है। ठीक है बेटा, चलो बेटा मैं करता हूँ। सारी कहानी वही, केस 1 बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर मतलब एक्सेलरेशन कॉमन, फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक। ठीक है बेटा, 10 kg के ब्लॉक पर 130 न्यूटन का फोर्स लगा आगे, उसके कारण ये ब्लॉक गया आगे। जैसे ये आगे गया इसने कहा भाई तू भी साथ चल। इसने कहा कि मैं आगे कैसे चल सकता हूँ, तो इसने इस पर लगा दिया फ्रिक्शन आगे, वही फ्रिक्शन इस पर पीछे। 130 आगे, फ्रिक्शन पीछे, इस पर फ्रिक्शन आगे। नीचे वाले सरफेस स्मूथ है, कोई बड़ा नीचे वाले सरफेस पर बड़ा रफनेस थी नहीं। इक्वेशंस बहुत आसान। ऊपर वाले ब्लॉक पर 130 आगे, Fs पीछे, दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सॉरी बेटा एक्सेलरेशन तो निकालनी है, हटाओ इसको। ठीक है बेटा, 130 माइनस Fs, 130 माइनस Fs इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन एंड Fs इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जैसे ही बेटा दोनों को सोल्व किया, दोनों इक्वेशंस को ऐड करना बेटा, ऐड किया तो गायब 130 इज इक्वल्स टू 30a। बेटा एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है 13/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फेयर एनफ, नॉट अ बिग डील। इसको पुट किया तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई है 20 इंटू 13/3। बट आई थिंक दैट इज 260/3। ठीक है बेटा, दैट इज 86.66 न्यूटन आई थिंक। दोनों ब्लॉक अगर साथ मूव करेंगे तो इतने एक्सेलरेशन से, और अगर साथ मूव करेंगे तो इतना फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए।
आप कहोगे सर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स ही अवेलेबल 80 न्यूटन है और आपको दोनों ब्लॉक को इस एक्सेलरेशन से साथ साथ मूव कराने के लिए इतना फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए। सर इतना तो ना मिल पाएगा, मैक्सिमम 80 न्यूटन है, आपको दोनों ब्लॉक को मूव कराने के लिए 86.66 न्यूटन चाहिए। तो सर इसका मतलब तो आपका केस 1 तो फेल है, दोनों ब्लॉक साथ मूव नहीं करेंगे। और जैसे हमने कहा कि दोनों ब्लॉक साथ मूव नहीं करेंगे, इट ऑब्वियसली मींस दैट कि दोनों ब्लॉक अलग अलग मूव करेंगे, और अगर दोनों ब्लॉक अलग अलग मूव करेंगे तो पक्की बात है बेटा फ्रिक्शन अब स्टैटिक नहीं होगा, फ्रिक्शन मेरे बच्चे कौन सा होगा, काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन लगते ही हम थोड़े से चिल तो हो जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन को हैंडल करना आसान है। आप कहोगे सर नाउ द केस 2, बोथ द ब्लॉक्स are moving separately, and if they are moving separately it means that frictional force between them will be Fk kinetic friction। तो 10 kg का ब्लॉक, कौन से फोर्स बेटा, 10 kg का ब्लॉक, सामने की तरफ फोर्स है बेटा 130 न्यूटन, ये बेटा मेरे पास एक 20 kg का ब्लॉक। हाँ बेटा जैसे ये ब्लॉक जाना चाहेगा आगे, बेटा ये कहेगा भाई तू भी आगे चल, तो बेटा इस पर फ्रिक्शन लग जाएगा आगे। वो हम जानते हैं कि दिस फ्रिक्शन इज गोइंग टू बी नॉट स्टैटिक बेटा, दैट इज काइनेटिक, दैट इज म्यू बेटा, इस वाले सरफेस पर म्यू है 0.8 इनटू नॉर्मल, बेटा नॉर्मल इज आई थिंक 100, आई थिंक बेटा फ्रिक्शनल फोर्स इज 80, द फ्रिक्शनल फोर्स इज 80 एक्टिंग बैकवर्ड्स ऑन दिस 10 kg ब्लॉक। बेटा हमारा तो काम बन गया, 130 आगे 80 पीछे, बड़ा बोलोगे सर 130 माइनस 80, आई थिंक दिस इज 50 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन आ गया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। नीचे वाले ब्लॉक पर इकलौता फोर्स लग रहा है सामने तरफ 80 इज इक्वल्स टू मास इन, बड़ा मास कितना है 20 इंटू इसका एक्सेलरेशन, बड़ा इसका एक्सेलरेशन आ गया है सामने की तरफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों ब्लॉक का बड़ा अलग अलग एक्सेलरेशन, बल्कि आप तो कहोगे सर नीचे वाले ब्लॉक का तो एक्सेलरेशन कभी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नीचे वाले ब्लॉक को सामने तरफ ले जा कौन रहा है, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शनल फोर्स 80 से बड़ा नहीं हो सकता, तो नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा नहीं हो सकता। इस बात का एक अर्थ और निकला कि इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को जब तक आप सामने की तरफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या उससे कम एक्सेलरेशन से ले जाने की कोशिश करोगे तो दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे। लेकिन अगर आपने पूरे अरेंजमेंट को इतना ज्यादा फोर्स लगा दिया कि एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा होने की गुंजाइश हो गई, तो उस केस में ऊपर वाला ब्लॉक जो है उसका एक्सेलरेशन तो ऑफकोर्स 4 से ज्यादा जाएगा, लेकिन नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन 4 को क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि उस पर तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स ही कितना लग सकता है 80, मास कितना है 20, उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन ही कितना आ सकता है बेटा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप यू गेट द पॉइंट। चलिए बेटा ये बेटा पूरा ऊपर हमारा 2 ब्लॉक प्रॉब्लम रहा, और ठीक है बेटा हमने बेटा मोस्टली बातें बेटा इसमें बहुत रिपीटेटिवली कह ली, एक दो बेटा छोटे छोटे पॉइंट और हैं वो अपन अगली क्लास में कर लेंगे, लेकिन बेटा ठीक है आप लोग है ना इसकी शीट तो बेटा निपटा ही सकते हो है ना, कम से कम इतना काम तो बेटा कर ही लो है ना, शीट पूरी निपटा सकते हो, छोटी सी शीट है बेटा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का एक्सटेंशन टाइप ही है, तो बेटा उसकी शीट तो तुम निपटा लो यार। काइनेटिक फ्रिक्शन वाले सवाल आप पहले कर चुके हो, तो स्टैटिक वाले अब निपटा दो, ठीक है। चलिए